कर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या डीन रजिस्ट्रार आरएसएस कोटे के क्यों लगाए जा रहे हैं? ऐसा षड्यंत्र क्या है? तो समझ मुझे वही आया कि वो शासन को बंच ऑफ थॉट के हिसाब से चलाना चाहते हैं। उसमें आप सबका सवालों का जवाब है। बंच ऑफ थॉट आरएसएस के सेकंड चीफ थे गुरु गोलवलकर, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है बंच ऑफ थॉट। वो ये कहती है कि अगर किसी राज्य पर और किसी राज्य की प्रजा पर लंबे समय तक अगर शासन करना है तो उस राज्य की प्रजा को शिक्षा से दूर कर दो, उसको गरीब बना दो, उसको सरकार के ऊपर इतना निर्भर बना दो कि सरकार के बिना वो कदम भी ना रख पाए। तो जानबूझकर इन्होंने बंच ऑफ थॉट के, और उसमें यह भी कहा है कि उस राज्य का पूरा धन और रिसोर्सेज वो एक दो हाथों में सौंप दो, यानी कि पूरा का पूरे राज्य की प्रजा वो उस सरकार पे और उन एक दो पूंजीपतियों के ऊपर पूरी तरीके से आश्रित हो जाए। तो फिर वो कभी भी ना तो कोई रिवोल्ट कर पाएगी, ना वो कभी कोई क्रांति कर पाएगी, ना वो कभी कभी सत्ता से सवाल पूछ पाएगी, ना वो कभी चुनाव लड़ पाएगी, ना कभी किसी को चुनाव में हरा पाएगी। सेल्स मैनेजर के तौर पर सिलेक्शन होने के बाद जब मैनेजमेंट हेड को पता चला कि ये बच्चा, इसको मेरे पास भेजो जिसका सिलेक्शन हुआ, कि इतने सारे बच्चों में निकल के आए तो बड़ा काबिल होगा। जब वो बच्चा हेड्स के पास गया, मैनेजमेंट हेड के पास, उसने पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है? पूरा नाम से क्लियर नहीं हो रहा। उसने नाम बताया कि यही नाम है मेरा। नहीं, जाति क्या है? उसने कहा मैं दलित हूँ। उसने कहा ठीक है अब जाओ। उसके बाद घर वो पहुंचा, शाम को फोन आ गया कि भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कैंसिल कर दिया है, आप दलित हो, आपका नहीं हो सकता। तो यहाँ मुस्लिम के साथ भी यही होगा, यहाँ दलित के साथ भी यही होगा, यहाँ पिछड़े के साथ भी होगा, क्योंकि यहाँ एक ऐसी सोच काम कर रही है जो नफरत करती है मुसलमानों से, जो नफरत करती है ईसाइयों से, जो नफरत करती है अछूतों से, दलितों से, अब नफरत करती है आदिवासियों से, अति पिछड़ों से। तो ये बेसिकली देश को कमजोर कर रहे हैं। बच्चे किसी इस तरह के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाएं तो फिर उनके पास हथियार है कि बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो, उनको रेस्ट्रिकेट कर दो। यानी ये एक सोची समझी साजिश से हो रहा है। पहले भी हर साल चुनाव होते थे, पहले भी सरकारों से सवाल पूछे जाते थे, पहले भी यूनिवर्सिटी के अंदर मंत्रियों को बुलाया जाता था, छात्र सामने ऐसे बैठे जैसे आज मेरे सामने बैठे हैं, और वो मंत्री से सीधे वार्तालाप करते थे। अब तो वो सिस्टम ही खत्म हो गया। ये जानबूझ है। या नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहां उस वक्त जो फीस थी एक साल की, वो लगभग 50,000 से 60,000 के बीच थी। वो फीस बढ़कर अब लगभग 3 लाख रुपए हो गई। तो एकदम से इतनी ज्यादा फीस होने का कोई समझ नहीं आता क्यों। इसका मतलब एक ही है कि जब लोगों ने सत्ता से सवाल करना शुरू किया, खास तौर पर जब सूचना का अधिकार आया, तो सूचना के अधिकार के बाद लोगों ने हर चीज की जानकारी लेनी शुरू की, सत्ता से सवाल करना शुरू किया, बजट पे बात करनी शुरू की कि भाई एजुकेशन का बजट इतना है, कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, बच्चों की फीस पे कितना हो रहा है, बिल्डिंग के निर्माण पे कितना हो रहा है। या जैसे अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनमें सवाल लगा के मंत्रियों से सवाल पूछना शुरू कर दिया, प्रधानमंत्री ऑफिस से सवाल पूछना शुरू कर दिया, यूनिवर्सिटी से सवाल पूछना शुरू कर दिया। तो सत्ता को परेशानी हुई, उन्हें ये पसंद नहीं है कि कोई उनसे सवाल पूछे। आपको याद होना चाहिए कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत गरीब था, इतना गरीब भारत, अभी अंग्रेज गए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उस गरीब भारत में उस वक्त की जो सरकार थी, हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका विजन, हमारे जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उनका विजन, हमारे जो लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनका विजन, हमारे जो गृह मंत्री थे सरदार पटेल, उनका विजन, उन सबका विजन था कि इस गरीब देश को कैसे तरक्की के रास्ते पे लेके जाना है। और उनकी सोच से आईआईएम बना, आईआईटी बनी, आईआईटी बनी, आईआईएम बना, और दुनिया भर के इंस्टीट्यूट खड़े हुए, आईआईटीज बनी। तो लगभग फीस मुफ्त थी,
ना के बराबर पैसे पे लोग पढ़ जाते थे। मैंने तो इस बात का सर्वे 2012 के आसपास करवाया कि जितने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज हैं या सबऑर्डिनेट कोर्ट में जज हैं, जितने सीनियर प्रोफेसर हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हैं सीनियर, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं, सरकारी कॉलेजों से पढ़े या प्राइवेट से पढ़े हैं। तो मैं रिजल्ट देख के चौंक गया। 98% से 99% सीनियर ब्यूरोक्रेट, सीनियर प्रोफेसर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर डॉक्टर, सीनियर जजेस वो सरकारी से पढ़े हैं। फिर प्राइवेट स्कूल क्यों आए? प्राइवेट कॉलेज क्यों खुल रहे हैं? सरकार सरकारी यूनिवर्सिटीज को मजबूत क्यों नहीं कर रही है? जो पोस्ट खाली है उनको भर क्यों नहीं रही है? जानबूझ के स्कूलों को और कॉलेजों को कमजोर क्यों किया जा रहा है? जानबूझकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या डीन, रजिस्ट्रार आरएसएस कोटे के क्यों लगाए जा रहे हैं? ऐसा षड्यंत्र क्या है? तो समझ मुझे वही आया कि वो शासन को बंच ऑफ थॉट के हिसाब से चलाना चाहते हैं। उसमें आप सबका सवालों का जवाब है। बंच ऑफ थॉट आरएसएस के सेकंड चीफ थे गुरु गोलवलकर, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है बंच ऑफ थॉट। वो ये कहती है कि अगर किसी राज्य पर और किसी राज्य की प्रजा पर लंबे समय तक अगर शासन करना है तो उस राज्य की प्रजा को शिक्षा से दूर कर दो, उसको गरीब बना दो, उसको सरकार के ऊपर इतना निर्भर बना दो कि सरकार के बिना वो कदम भी ना रख पाए। तो जानबूझकर इन्होंने बंच ऑफ थॉट के, और उसमें यह भी कहा है कि उस राज्य का पूरा धन और रिसोर्सेज वो एक दो हाथों में सौंप दो, यानी कि पूरा का पूरे राज्य की प्रजा वो उस सरकार पे और उन एक दो पूंजीपतियों के ऊपर पूरी तरीके से आश्रित हो जाए। तो फिर वो कभी भी ना तो कोई रिवोल्ट कर पाएगी, ना वो कभी कोई क्रांति कर पाएगी, ना वो कभी कभी सत्ता से सवाल पूछ पाएगी, ना वो कभी चुनाव लड़ पाएगी, ना कभी किसी को चुनाव में हरा पाएगी। तो एक सिस्टमेटिक एक षड्यंत्र रचा गया है इस देश की जनता के साथ, और उसमें सफल होने की जो मुझे वजह नजर आती है वो आती है जो जाति और धर्म के नाम पे जो उन्होंने नफरत पैदा की है। एक आपका सवाल था कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, छात्र यूनियनों के अंदर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? वो चुनाव ना होने का भी कारण ये है कि जब स्टूडेंट्स यूनियन होती है, चुनाव होता है, तो वहां पे क्या होता है, डिबेट्स भी होती हैं, वहां सरकार पे सवाल भी होते हैं, और वहां ये भी पूछा जाता है कि आप यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है उससे छात्रों के मुद्दों के साथ कैसे डायलॉग करोगे, उसका समाधान कैसे करवाओगे? तो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने भी पूरा केंद्र को फॉलो किया है। जैसे केंद्र नहीं चाहती कि जनता सवाल करे, उसी तरह यूनिवर्सिटीज की जो मैनेजमेंट है, जो वाइस चांसलर का ऑफिस है, जो रजिस्ट्रार और डीन का ऑफिस है, वो भी ये नहीं चाहता कि छात्र सवाल करें। इसीलिए जब छात्र परेशान होता है, सवाल का जवाब नहीं मिलता, या जैसे जो बच्चे हमारे अपना पीएचडी करते हैं, वाइवा देते हैं, तो जानबूझ के उनको नंबर कम देते हैं, या जो पीएचडी 3 साल में कंप्लीट होनी चाहिए उसको 7-7 साल लगाते हैं, यानी उसको पूरी तरह तड़पा देते हैं। और अगर बच्चे किसी इस तरह के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाएं तो फिर उनके पास हथियार है कि बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो, उनको रेस्टिकेट कर दो। यानी ये एक सोचे समझे साजिश से हो रहा है। पहले भी हर साल चुनाव होते थे, पहले भी सरकारों से सवाल पूछे जाते थे, पहले भी यूनिवर्सिटी के अंदर मंत्रियों को बुलाया जाता था, छात्र सामने ऐसे बैठे जैसे आज मेरे सामने बैठे हैं, और वो मंत्री से सीधे वार्तालाप करते थे। अब तो वो सिस्टम ही खत्म हो गया। ये जानबूझ के हो रहा है, और ये सफल इसलिए हो रहा है, इन्होंने आस्था का इस्तेमाल किया, क्योंकि देश भारत के अंदर विशेष तौर पर लोग धर्म के प्रति उनकी आस्था इतनी अटूट और इतनी कट्टर है कि जहां धर्म की बात आती है वो किसी दूसरे को सुनना नहीं चाहते। कई बार तो वो तर्क भी नहीं करेंगे। जब धर्म की बात और आस्था की बात है तो कोई तर्क नहीं। उसी आस्था का इस्तेमाल करके उन लोगों ने धर्म के आधार पर इतनी नफरत पैदा कर दी, जो ये आए दिन जब उनके मंत्री इस तरह के लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, आप देखते हैं चुनाव के दौरान वो घुसपैठी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब चुनाव खत्म है, अब आप किसी टीवी पे कहीं पे घुसपैठिए की डिबेट नहीं देख रहे होंगे, ना हिंदू मुसलमान होगा, ना घुसपैठिए के ऊपर डिबेट होगी। तो ये डिबेट चुनाव के टाइम पे करवाना
ये आपको एक संकेत दे रहा है कि ये समाज को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटकर केवल इनको सत्ता चाहिए और सत्ता पाने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया है। और इन्होंने तो धार्मिक स्थलों को कब्जे में लेकर उनको एटीएम बना लिया। ये जो घटना अभी हो रही है अयोध्या में, जो चढ़ावा चोरी की, बेसिकली ये एटीएम है, उससे सारा पैसा आरएसएस बीजेपी ले रही है। और ये अनेकों धार्मिक स्थलों पे हो रहा है। अभी बद्रीनाथ की भी एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें भी उन्होंने किसी को सस्पेंड किया है। अभी मथुरा से भी कंप्लेंट दर्ज हुई है। ईमानदारी से जांच हो जाए तो पता लगेगा केवल भारत के भोले भाले लोगों की धार्मिक आस्था का इस्तेमाल करके ये लोग सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं। इन लोगों ने एक वो सरकार थी जो कांग्रेस पार्टी की, मैं यहाँ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब सवालों के जवाब देने तो रेफरेंस में ये आएगा ही आएगा कि जो भारत का आजादी का आंदोलन चला तो वो किसके नेतृत्व में चला? आजादी का आंदोलन तो उसमें कांग्रेस के नेतृत्व में चला और कांग्रेस के ही लोग जेल गए। लेकिन अंग्रेजों के साथ कौन खड़े थे? अंग्रेजों के साथ उस वक्त भी विश्व हिंदू परिषद, जनसंघ और आरएसएस के लोग खड़े थे। ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए। और उसके बाद आज वही आरएसएस, वही जनसंघ, जिन लोगों ने जब भारत का संविधान लागू हुआ तो वो लोग मनुस्मृति को लागू करवाना चाहते थे संविधान के तौर पर। उन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई थी, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले फूके थे। तो ये आपके सारे सवाल, क्योंकि उस वक्त की सरकार ने फ्री में शिक्षा का इंतजाम किया, सैकड़ों पीएसयू बनाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, ठीक है, और तमाम तरह की विकास की योजनाएं बनाई और गरीब बच्चे पढ़ पाए उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। और जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो पीएचडी के रिसर्च स्कॉलर हैं उनके लिए राजीव गांधी फेलोशिप, मौलाना आजाद फेलोशिप लागू की। आज इन लोगों ने वो फेलोशिप बंद कर दी, क्योंकि फेलोशिप का ज्यादातर जो फायदा या स्कॉलरशिप का जो फायदा वो ज्यादातर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग उठाते हैं, क्योंकि वो गरीब हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। देश में अगर इस बात की सूची बनाई जाए कि गरीब कौन है, तो गरीबी में या शिक्षा के मामले में जो पिछड़ गए तो आपको उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन लोगों को, वो बच्चे जो उनके पढ़ने लगे, नौकरियों में आने लगे, वो नहीं चाहते कि इन वर्गों के बच्चे नौकरी में आए, तो वो सारे पीएसयू एक एक करके उन्होंने भेज दिए। वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़ें, आपके बच्चे पीएचडी करें, रिसर्च करें, तो उन्होंने वो जो फेलोशिप थी, फेलोशिप भी बंद कर दी। बड़ा सिस्टमेटिक किया जा रहा है कि पहले उन्होंने यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर अपने बिठा दिए, उसके बाद जो भर्तियां हो रही हैं वो सारी आरएसएस के कोटे से हो रही हैं। तो वहां अभी मैं देख रहा था, जैसा आप में से एक साथी ने बताया कि हमने डिग्री ले ली, सीए का कोर्स कर लिया, अब उसको नाम को पढ़ के कह रहे हैं इस नाम के आदमी को तो नौकरी नहीं देंगे। इसी तरह का एक एग्जाम्पल अभी मेरे सामने हरियाणा से आया। हरियाणा के एक कंपनी के अंदर एक दलित बच्चे ने इंटरव्यू दिया, उसका इंटरव्यू में होने के बाद सिलेक्शन हो गया सेल्स मैनेजर के तौर पर। सिलेक्शन होने के बाद जब मैनेजमेंट हेड को पता चला कि ये बच्चा, इसको मेरे पास भेजो जिसका सिलेक्शन हुआ, कि इतने सारे बच्चों में निकल के आए तो बड़ा काबिल होगा। जब वो बच्चा हेड के पास गया, मैनेजमेंट हेड के पास, उसने पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है? पूरा नाम से क्लियर नहीं हो रहा। उसने नाम बताया कि यही नाम है मेरा। नहीं, जाति क्या है? उसने कहा मैं दलित हूँ। उसने कहा ठीक है अब जाओ। उसके बाद घर वो पहुंचा, शाम को फोन आ गया कि भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कैंसिल कर दिया है, आप दलित हो, आपका नहीं हो सकता। तो यहाँ मुस्लिम के साथ भी यही होगा, यहाँ दलित के साथ भी यही होगा, यहाँ पिछड़े के साथ भी होगा, क्योंकि यहाँ एक ऐसी सोच काम कर रही है जो नफरत करती है मुसलमानों से, जो नफरत करती है ईसाइयों से, जो नफरत करती है अछूतों से, दलितों से, अब नफरत करती है आदिवासियों से, अति पिछड़ों से। तो ये बेसिकली देश को कमजोर कर रहे हैं। ये गद्दार लोग हैं, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ये लाइव चल रहा है। ये लोग देश के गद्दार हैं, जो लोग धर्म के नाम पे नफरत फैलाएं या दंगाई वाली भाषा बोले या किसी की टोपी या दाढ़ी नोच के कहें बोल जय श्री राम, या कोई जय भीम बोल रहा तो उसको पिटाई करके कहें बोल जय श्री राम। इसका मतलब ये नफरती लोग हैं, दंगाई लोग हैं। ये किसी आतंकवादी से कम नहीं है। किसी आतंकवादी से, आतंकवाद का मतलब क्या है? जो समाज के अंदर आतंक पैदा करे, जो समाज के अंदर भय पैदा करे, टेरर क्रिएट करे।
तो टेरर क्रिएट करने से, भय पैदा करने से, आतंक पैदा करने से ही आतंक की डेफिनेशन बनती है। तो ये बेसिकली देश के तमाम लोगों को डराना चाहते हैं। और असली बात एक और बता दूं, ये ना अगड़ों के हैं ना पिछड़ों के हैं, ये केवल पैसे के हैं। इन्हें पैसा चाहिए। धार्मिक स्थलों को भी इन्होंने पैसा कमाने का साधन बना लिया है। पूरी तरीके से देश को कैप्चर करके एक दो पूंजीपतियों के सबके सर पे बिठा दिया है। इसीलिए डर से बाहर निकलना होगा। मैं बिना किसी झिझक के, मैं डरता नहीं हूं, मैं वकील हूं और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानता हूं, तो मेरे नजदीक डर कभी नहीं आता। मुकदमे बनाए, जेल में डाले, जो करना चाहे करें, लेकिन इस देश के तमाम वर्ग, जो दलित, पिछड़े, मजदूर, किसान, आदिवासी, मुस्लिम, ईसाई, जिनके लिए ये सरकार खड़ी नहीं होती, हम उसके लिए खड़े होंगे। राहुल गांधी हमारी और आपकी आवाज है। अगर आपने उनका कोटा के अंदर जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, अगर ध्यान से सुना हो, तो जो छात्रों का दर्द है, जो युवाओं का दर्द है, जो आप सबका दर्द है, वो उसी दर्द पे तो उन्होंने बातचीत की। उन्होंने उसमें बताया कि किस तरीके से परिवारों को अपने बच्चों की कोचिंग पर जेई, नीट, एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, इन 5 तरह के एग्जाम के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों पर 3,58,000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। इसका मतलब ये सरकार ऐसी है जो हमारे पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकती, माँ बाप को टेंशन दे रही है, बच्चों को टेंशन दे रही है। अगर सिलेक्शन हो भी जाए, फर्स्ट ईयर की फीस कहां से लाएं? कर्ज करके फीस ले ली है, इंतजाम किया है, स्कॉलरशिप आ नहीं रहा, अगले साल की फीस फिर देनी है, बच्चा डिप्रेशन में जाता है, या तो सुसाइड करता है या कॉलेज छोड़ देता है। प्रेशर इतना है, नीट, माँ बाप रात दिन नीट करना है, नीट करना है, जेई करना है, बच्चा मेहनत कर रहा है। अब लाखों बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सीट थोड़ी सी है, सबका सिलेक्शन तो नहीं होगा। अब जिन बच्चों का नहीं होता, वो सोचते हैं हमने तो माँ बाप का सारा पैसा लगा दिया, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। ऊपर से फिर पेपर लीक और या पेपर कैंसिल, 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। यानी एक इतनी कमजोर और लाचार सरकार है, इतने इनएफिशिएंट इनके मंत्री हैं, इतने इनएफिशिएंट, इनकॉम्पिटेंट देश के प्रधानमंत्री हैं कि बच्चों के दर्द का उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं है। जो एक पेपर तक ढंग से लाकर आ सके, इसका मतलब वो तो चारों तरफ से लीक है, पूरे देश को लीक कर दिया इन लोगों ने। अब देश को बचाने की लड़ाई है, हमें आपको बचाना पड़ेगा। इसमें बलिदान की जरूरत पड़ेगी तो हम देंगे, हम आपकी आवाज बनेंगे, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। 3,58,000 करोड़ छात्रों के माँ बाप को देना पड़ रहा है, जबकि भारत सरकार का एजुकेशन का बजट, हेल्थ का बजट, साइंस का बजट, लेबर का बजट, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय का बजट, 5 मंत्रालयों का बजट 3.5 लाख करोड़ है। इतना पैसा लोग अपनी जेब से दे रहे हैं, तो ये टेंशन माँ बाप को क्यों? पढ़ाई की टेंशन बच्चों को क्यों? नौकरियां पहले थी, अब क्यों नहीं है? एक समय जब कांग्रेस की सरकार थी, आप याद कीजिए, मैं कांग्रेस में हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं स्टडी के आधार पर एक वकील के तौर पर और एक सब्जेक्ट का ज्ञाता के तौर पर बोल रहा हूं। एक बात बताइए, पहले सीबीएसई एग्जाम कराती थी, एसएससी एग्जाम कराती थी, यूपीएससी एग्जाम कराती थी, रेलवे में कई लाख वैकेंसी निकलती थी, बैंकों में हजारों और कई बार लाखों वैकेंसी निकलती थी, सारे एग्जाम सक्सेसफुल होते थे, कोई पेपर लीक की घटना नहीं होती थी। फिर ये एनटीए क्यों? फिर ये प्राइवेट एजेंसी क्यों? क्योंकि इन्हें पेपर लीक करके पैसे कमाने हैं। और फिर पेपर लीक का पता लगेगा तो पेपर कैंसिल भी होगा। तो पेपर अप्लाई करते वक्त जो फॉर्म भर के फीस दी, वो फीस जब वो पैसा गया, फिर आप जाते एक शहर से दूसरे शहर एग्जाम देने, वो पैसा खर्च हुआ, आप कोचिंग लेते वो पैसा खर्च हुआ। ये बार बार पेपर लीक जानबूझ के कराए जाते हैं। और कई बार आप सेंटर पे पहुंचे, पता लगा भाई किसी वजह से पेपर कैंसिल, दोबारा रीशेड्यूल होगा। मतलब इतनी इनकम्पिटेंट, इनएफिशिएंट प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल है, इन्होंने देश को डुबो दिया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।